Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 1 of class 11th Sociology, book number 2, and the name of book is Understanding Society. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है और सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनता कैसे है. So the very first heading is social structure. It refers to the way the various groups are organized and follow stable pattern of collective rules, roles and activities. तो सोशल स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि समाज के अंदर अलग अलग वर्ग, अलग अलग ग्रुप का क्या रोल है, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड है और कौन कौन से कार्य समाज के अंदर अलग अलग ग्रुप करते हैं. They are underlying regularities in how people behave and the relationship they have one another. सोशल स्ट्रक्चर से हमें ये भी पता चलता है कि समाज में लोग एक दूसरे के साथ किस पैटर्न पे या कैसे बिहेव करते हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करती हैं और सोसाइटी को एक कोऑपरेटिव मैनर में एक प्रॉपर सोशल स्ट्रक्चर बिल्डअप करती है. The term social structure point to the fact that society is structured, organized in a particular way. तो सोशल स्ट्रक्चर हमें ये दिखाता है कि जो समाज है वो एक पर्टिकुलर वे में स्ट्रक्चर्ड किया गया, उसकी संरचना एक पर्टिकुलर वे में है. ये तो सही जाहिर सी बात है, हर सोसाइटी की जो संरचना होती है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही होती है. अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खेम, इमाइल भी लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, इमाइल दुर्खेम, सोशल स्ट्रक्चर constraints our activities to constructed framework and pattern our of organization and direct our behavior. तो इमाइल दुर्खीम का कहना यह है कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन लाता है और हमारे बिहेवियर को दिशा दिखाता है कि कैसे हमें समाज के अंदर चीज़ों पे रिएक्ट करना है या कैसे हमें सोसाइटी का हिस्सा बन के रहना है. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. Social stratification refers to the existence of structural inequalities between groups in society in terms of their access to material or symbolic rewards. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है कि देखो समाज के अंदर सारे लोग इक्वल तो है नहीं, किसी का हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से हम सब इक्वल हैं, पर जैसे कोई व्यक्ति अमीर है तो उसका स्टेटस अलग है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है उसका स्टेटस अलग है. हर व्यक्ति का मटेरियल पे, चीज़ों पे अधिकार भी अलग अलग है. जो व्यक्ति अमीर है उसके कंट्रोल में ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और जो व्यक्ति थोड़ा कम अमीर है या जिसके पास पैसा कम है उस व्यक्ति के पास कम मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. और सिंबॉलिक रिवार्ड्स भी अलग अलग हैं. सोसाइटी हर व्यक्ति को क्या करती है, अलग वे में ट्रीट करती है उसकी मेहनत या उसके पार्टिसिपेशन के बेस पे. Indicates pattern of inequality. People with superior position have certain privileges. जिन व्यक्ति के पास समाज में सुपीरियर पोजीशंस होती है या उनका अस्तित्व अच्छा होता है या उनके पास ज़्यादा पैसा रुतबा है तो उनको क्या होता है, समाज में प्रिविलेजेस मिलती है. और जो व्यक्ति थोड़ा मतलब एक टाइप ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन होता है उसके पास प्रिविलेजेस कम होती है. Benefit enjoyed by privileged groups. Political influence also. Privileged groups have generally ability to dominate other. जिन व्यक्ति का राजनीति में दबदबा है या राजनीति में उनके मतलब की जान पहचान है, उनका समाज के अंदर भी क्या होता है, जनरली एक पावर होती है उनके पास भी और वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं. जो व्यक्ति लीडर है या जो व्यक्ति मान लो कोई किसी अच्छी पॉलिटिकल पोस्ट पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, तो वो क्या करता है, दूसरों के ऊपर उसके अंदर योग्यता होती है जनरली डोमिनेट करने की. सोशल स्टेटस, प्रेस्टीज और हाई स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी. जिस व्यक्ति का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसका समाज में इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, उसकी समाज में मतलब कि रुतबा भी बहुत ज़्यादा होता है और वो दूसरे मेंबर्स की नज़र में एक मतलब अच्छी पोस्ट पे होता है और लोग उसको सब अच्छा मानते हैं, अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, इस तरह से. अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन सोशियोलॉजी. अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट perspective, human being have to cooperate to meet their basic needs, to produce and to reproduce themselves and their world. तो क्या होता है,
इसके अंदर ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना है सोसाइटी में, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए, और हमसे भी क्या होती हैं, दूसरों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, तो दूसरों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए भी, और अपने आप को इस वर्ल्ड में उस अपना अस्तित्व बनाने के लिए भी हमें दूसरों के साथ कोऑपरेट करके सोसाइटी के अंदर चलना पड़ता है। Concerned with functional requests and prerequisites necessary for the system existence। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका होना सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मेंबर, जो भी सोसाइटी के अंदर नया मेंबर जुड़ रहा है या कोई बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उसका सोशलाइजेशन होना, उसका समाजीकरण होना, उसको समाज के बारे में समझाना। द शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सोसाइटी के अंदर क्या है, जनरली सब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जुड़ते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और तभी सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट क्या होते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू रोल्स, और देखिए हर व्यक्ति का समाज के अंदर अलग रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा रोल एक टीचर के रूप में है, आई एम अ ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टीचर। एक व्यक्ति डॉक्टर है, उसका रोल डॉक्टर के रूप में सोसाइटी को सर्विस देना। एक व्यक्ति पुलिसमैन है, उसका ड्यूटी है कि सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर वे में फॉलो हों। तो इस तरह से हर व्यक्ति के अलग रोल हैं समाज के अंदर। Different parts of the society have a function or role to play for the maintenance and functioning with the system of production relation। और किस लिए ऐसा करा गया है कि हर व्यक्ति के रोल डिसाइड किए गए हैं, या हर व्यक्ति अपने रोल खुद डिसाइड करता है। हालांकि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है ना हमारे यहाँ, आर्टिकल 19 के पार्ट 5 में है या 6 में है, वो आप देख लेना। तो हर व्यक्ति फ्री है, तो इंडिविजुअल्स रोल्स भी हैं हर व्यक्ति के। तो किस लिए किया जाता है, ताकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना रहे, और जो चीज़ें सोसाइटी में स्मूथली चलनी चाहिए वो उसी तरीके से चलती रहें। The conflict perspective emphasized that groups and individuals are placed differently and unequally within the system of production relation। पर कई बार कन्फ्लिक्ट मतभेद भी हो जाता है चीज़ों के बीच में, क्योंकि हर व्यक्ति का हमने पढ़ा है अभी सोसाइटी में स्टेटस और रुतबा क्या है, अलग अलग है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर ऑल आर इक्वल, पर फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। रिच की ज़िंदगी अलग है, एक पुअर व्यक्ति की अलग है। तो रिच का सोसाइटी में स्टेटस या प्रेस्टीज वो अलग लेवल का होगा, एक पुअर का अलग लेवल का होगा, पर दोनों सोसाइटी का हिस्सा हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। सोसाइटीज़ आर डिवाइडेड बाय, जनरली समाज किस पे बटा होता है, कास्ट पे और क्लास पे। समाज के अंदर जैसे अपर क्लास, लोअर क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, इस तरह, और कास्ट पे भी बटा होता है। ठीक है। हालांकि आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं हो सकता। बट कास्ट के ऊपर भी सोसाइटी बटी हुई है। सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज, समाज के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो डिसएडवांटेज हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। उन बहुत लंबे समय तक उनको सोसाइटी से मतलब कि दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है, उनको रिजर्वेशन का ज़रूरत है, या इस तरह से चीज़ें, ताकि वो भी समाज में आगे बढ़ सकें, और सोसाइटी के जो एक मतलब दूसरा ग्रुप है, दूसरी कम्युनिटी है, उसके सेम लेवल पे आ सकें। कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट्स आर यूनिवर्सल। अब कोई भी समाज ले लो आप दुनिया में, उसके अंदर कोऑपरेशन भी होगा, कंपटीशन भी होगा। समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे से compete करके आगे बढ़ना चाहता है, और कहीं ना कहीं मतभेद भी हो जाते हैं चीज़ों के ऊपर। Relationships between cooperation, competition and conflict is often complex and not easily separated। और हम इनको आसानी से बांट नहीं सकते। जैसे वुमेन जनरली डू नॉट क्लेम ऑन द नेटल प्रॉपर्टी, जो उसके मतलब पापा की प्रॉपर्टी होती है उस पर वो क्लेम नहीं करती, और अपनी इच्छा से अपने भाइयों को दे देती है जनरली वो प्रॉपर्टी। क्यों दे देती है अपनी इच्छा से जनरली अपने भाइयों को, ताकि उसके और उसके भाई के रिलेशंस अच्छे बने रहें, और फ्यूचर में जब वो अपने भाई के घर जाए तो उसको रेस्पेक्ट मिले और उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए। तो इसलिए वो अपनी जनरली, हालांकि राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, इफ़ शी वांट टू क्लेम वो कर सकती है, पर जनरली इंडियन सोसाइटी में देखा गया है कि वो अपने भाइयों को ही दे देती है प्रॉपर्टी, साइन कर देती है कि मैं अपनी इच्छा से अपने भाइयों को ये प्रॉपर्टी दे रही हूँ।
क्यों ऐसा वो करती है? ताकि उसके और उसके भाइयों के रिलेशंस अच्छे बने रहें। अकोमोडेशन, it would be seen as an effort to compromise and coexist despite conflict. अकोमोडेशन क्या होता है? देखो, समाज में किसी ना किसी वर्ग के साथ एक दूसरे वर्ग के कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पर फिर भी अगर चीज़ों पे बैठ के सलाह मशवरा किया जाए या कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए तो सॉल्यूशन चीज़ों का निकल सकता है। इन सच अ सिचुएशन अ वुमेन वुड प्रिफेयर नॉट टू क्लेम प्रॉपर्टी राइट इन देयर नेटल होम। अकोमोडेशन में क्या होता है? जनरली मान लो कि अपने भाइयों के साथ रिलेशंस ना ख़राब हो, इसीलिए वो क्या करती है कि भाई मुझे इसमें प्रॉपर्टी में, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं चाहिए, तुम लोग ही रख लो इसको, इस तरह कह देती है ना जनरली। हालांकि इफ़ शी वांट वो ले सकती है, उसको अधिकार है, पर वो क्या करती है? अपने भाइयों को ही प्रॉपर्टी दे देती है। तो ये चीज़, ताकि उसके और उसके भाई के रिलेशंस ख़राब ना हो। कॉपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर हम पढ़ते हैं पहले। इट इम्प्लाइज डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग लेबरर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, स्पेशलाइजेशन, एज, जेंडर एंड ईटीसी। आप जानते हो, किसी भी समाज के अंदर हर व्यक्ति अलग काम करता है और हर व्यक्ति काम को अपनी योग्यताओं के हिसाब से करता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है और उसने बीटेक किया है तो वो इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रीशियन बन सकता है, या कंप्यूटर साइंस में किया है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता है। और एक व्यक्ति है जो इलिटरेट है, वो क्या कर रहा है? वो फॉर एग्जांपल मान लो फ्रूट्स बेच रहा है। तो हर व्यक्ति का समाज में जिम्मेदारी भी अलग है, काम भी अलग है, उनके रोल उनके जेंडर्स पे भी डिसाइड किए जाते हैं जनरली। हालांकि मैन एंड वुमेन आर इक्वल इक्वल एंड आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 भी है। पर जनरली वुमेन्स आर कंसिडर कि वो तो घर के काम करेगी लाइक दैट, और मेल विल गो आउटसाइड टू अर्न द इनकम। तो हर व्यक्ति का सोसाइटी के अंदर रोल डिसाइडेड है, स्पेशलाइजेशन, एज, उम्र के बेस पे भी, जेंडर के बेस पे भी, ईटीसी। द रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इम्प्लाइज कोऑपरेशन टू फुलफिल सर्टेन नीड्स ऑफ सोसाइटी। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि सोसाइटी के अंदर सभी लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करें और सोसाइटी के अंदर सभी की ज़रूरतें क्या हो जाएं? पूरी हो जाएं। Durkheim argued that without human cooperation it would be difficult for human life to survive. इमाइल दुर्खेम ने ये कहा कि अगर समाज के अंदर लोग एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, आज हम सब सोसाइटी में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, और अगर मान लो कहीं पे कन्फ्लिक्ट भी है तो चीज़ों पे बैठ के चर्चा होती है, सॉल्यूशन निकल जाते हैं। पर अगर एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी कहीं ना कहीं टूट जाएगी और लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर एंड अ मॉरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। और इमाइल दुर्खिम के हिसाब से ये जो कोऑपरेशन करना होता है एक दूसरे के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये नेचर का कानून है। अगर बिना कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम दूसरों से कोऑपरेट नहीं करेंगे सोसाइटी में, तो सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी। इमाइल दुर्खिम ऐसे कहते हैं। द रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इम्प्लाइज कोऑपरेशन टू फुलफिल सर्टेन नीड ऑफ सोसाइटी। ये हो ही गया पॉइंट। दुर्खेम डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। इन दोनों, दुर्खेम ने इन दोनों के बीच में अंतर किया है। लेट अस सी। इट एग्जिस्ट इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये इंडस्ट्री दुनिया में लगने से पहले थी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी लगने के वक्त थी दुनिया में। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में मेन एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड ऑल वर्क इज़ लेबर इंटेंसिव। मशीनों का उपयोग नहीं होता था इसमें। पर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में मैनी अदर ऑक्यूपेशंस आर टेकन अप एंड वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में क्या होता है? जनरली जो वर्क होता है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी एग्जिस्ट इन सोसाइटी विद लेस पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है? मैकेनिकल सॉलिडारिटी में जो जनसंख्या होती है वो बहुत बहुत कम होती है, और ऑर्गेनिक वाली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लोग एक दूसरे से ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिक वाली में लोगों के बीच में एक दूसरे से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं चीज़ों के ऊपर। सोशल रिलेशनशिप्स आर पर्सनल, मोर पर्सनल, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं। और ऑर्गेनिक वाली में प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं, मतलब काम से काम रखना है। ठीक है, उसमें इम्पर्सनल होते हैं चीज़ें, मतलब कि सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे के साथ
तभी बातचीत करते हैं, तभी व्यवहार करते हैं जब उनको काम है या कोई चीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मतलब क्लोज नहीं होते। रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर आर क्लोज एंड डायरेक्ट। इसमें क्या होता है मैकेनिकल वाले में, रिलेशनशिप्स जो सारे कुछ लोग हैं वो उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, मतलब एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहते हैं, वो लोग जुड़े हुए होते हैं। और डायरेक्ट होती है मतलब एक ही परिवार के या ब्लड रिलेशन होता है। और ऑर्गेनिक वाली में क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती, फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, जैसे काम के बदले पैसे वाला हिसाब। इसमें कोई फॉर्मल चीज़ फॉलो नहीं होती मैकेनिकल में, और यहाँ पे सब चीज़ें फॉर्मल होती हैं और डिटेल में सारे नियम कानून तय होते हैं ऑर्गेनिक वाली में। Traditional cultures with a low division of labor are characterized by mechanical solidarity because most members are occupied in similar occupation. They are bound together by common experiences and shared belief. जो ट्रेडिशनल कल्चर होते हैं, पुराने कल्चर होते हैं, उसमें लगभग सभी लोग क्या होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो चीज़ें होती हैं ना, जो जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बेस पे बटी होती है, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग हैं और एक ही मतलब जैसे कह सकते हैं कबीले के लोग हैं, तो उनके बीच में जिम्मेदारियां मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बेस पे बटी हुई होती हैं और सिमिलर ऑक्यूपेशंस होते हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस कॉमन है। सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अब जो सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी को फॉलो करती है उसमें जो लोग हैं वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो एक फैक्ट्री में वर्कर है, वो काम कर रहा है, अब उसको खाने के लिए आटा चाहिए, तो जो किसान उसके लिए और वो फैक्ट्री में जूते बना रहा है, अब वो क्या करेगा, जो किसान को जूते चाहिए थे तो उसने उससे जूते ले लिए और उसको क्या दे दिया, आटा दे दिया। पैसे का एक्सचेंज होता है जनरली, और आज भी आप देख लो हम सब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के ऊपर ही है। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ और अर्न कर रहा हूँ, फिर मैं उसको खर्च कर देता हूँ कहीं पे अपनी और अपने फैमिलीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने पे। इसी तरह सोसाइटी, हर सोसाइटी के अंदर लोग ऐसे ही हैं ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में। पर मेनली जो उस तरह की मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो जनरली हम ट्राइब्स में या उन तरह की कम्युनिटीज़ में ज़्यादा देख सकते हैं। दिस लीड टू एलिनेशन। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन द पार्ट्स ऑफ वर्कर्स ओवर द नेचर ऑफ द लेबर टास्क एंड ओवर द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर। कई बार क्या होता है कि इससे अलगाव की भावना मन में आने लगती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की वो भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है ऑर्गेनिक वाले में। पर मैकेनिकल वाले में क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं सेम रूप में फॉलो अप करती रहती हैं। सोशल प्रोसेस तो तीन तरह के हैं, कोऑपरेशन, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट। कोऑपरेशन आप जानते हो जिसमें समाज के सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और समाज को अच्छा बनाएं और समाज की बेहतरी के लिए काम करें। कंपटीशन में, इसमें समाज में लोग एक दूसरे के साथ compete करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, कंपटीशन आपने देखा होगा अपने आसपास कंपटीशन होता ही है। और कन्फ्लिक्ट, जब एक व्यक्ति कुछ और कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाए किसी चीज़ को लेकर। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति कह रहा है कि ये चीज़ होनी है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये चीज़ समाज में नहीं होनी है, तो फिर इन कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। द बेसिस ऑफ कन्फ्लिक्ट में वेरी बट इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। और कन्फ्लिक्ट के हर बार क्या हो सकते हैं, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, पर कन्फ्लिक्ट सोसाइटी के अंदर होता ही होता है, क्योंकि आप जानते हो सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लमेट हो ही जाते हैं, और कई बार तो कन्फ्लिक्ट्स बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। कन्फ्लिक्ट किस बेस पे होता है, पर्सनल हो सकते हैं, मान लो पर्सनल किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उस बेस पे कन्फ्लिक्ट। रेशियल हो सकता है, कलर के बेस पे, हालांकि रेशियल क्लास कास्ट वाला आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद रखना। रेशियल बेस पे हो जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका में हमने देखा कन्फ्लिक्ट हुआ था ना ब्लैक और वाइट्स के बीच में, नेल्सन मंडेला जी ने एपरेथाइड को ख़त्म किया था वहाँ पे। क्लास के बेस पे भी हो जाता है कन्फ्लिक्ट, कई बार अपर क्लास लोअर क्लास में, कास्ट में भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के साथ जैसे किसी बात पे मतलब किसी चीज़ पे क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, वो सब। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं एक पार्टी के दूसरी पार्टी से, और इंटरनेशनल एक देश के दूसरे देश से।
अब दो तरह के होते हैं कन्फ्लिक्ट, ओवर्ट कन्फ्लिक्ट, कोवर्ट कन्फ्लिक्ट। ओवर्ट में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अपियर एज ओवर्ट क्लैश ओनली, जब वो सबके सामने खुले तौर पर क्या किया जाए, उसको जाहिर किया जाए, उसको दर्शाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स व्यक्ति को वाई व्यक्ति के साथ कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है किसी बात को लेकर, तो क्या होगा, ओपनली दोनों शो कर रहे हैं उस कन्फ्लिक्ट को, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। कोवर्ट में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट अपियर एज कोवर्ट क्लैश ओनली व्हेन इंडिविजुअल सीक्रेटली डेवलप स्ट्रेटेजी टू कोप विद कन्फ्लिक्ट एंड एंश्योर कोऑपरेशन। कोवर्ट कन्फ्लिक्ट उस पे बोलते हैं जब लोग आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लें और चुपचाप से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगे, उसको बोलते हैं कोवर्ट। फॉर इसे ऐसे समझ लो, अगर पब्लिकली लड़ रहे हैं, मान लो दो लोग, ओवर्ट है, और बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोवर्ट। कंपटीशन एज एन आइडिया एंड प्रैक्टिस। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कंपटीशन इज द डोमिनेंट नॉर्म एंड प्रैक्टिस। आज के दौर में आप जानते हो जो हर व्यक्ति कंपटीशन में लगा हुआ है, हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो पूंजीवाद समाज है, वहाँ पे तो ज़्यादा स्ट्रेस है इस चीज़ के ऊपर, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा समाज के अंदर। और द फॉलोइंग्स आर द अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म किस बेस पे होता है, ट्रेड बढ़ाना है, डिवीज़न ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, और राइजिंग प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा compete करना है दूसरे को और अपने आप को सोसाइटी के अंदर अपना अस्तित्व स्थापित करना है। कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। द टर्म कन्फ्लिक्ट इम्प्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब दो लोगों के बीच में क्लैश हो, दो ग्रुप्स के बीच में या दो सोसाइटीज़ के बीच में। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, आप जानते हो संसाधनों की कमी इन रिलेशन विद देयर डिमांड। जब रिसोर्सेज की सप्लाई कम हो और उनकी डिमांड ज़्यादा हो तो उसको स्कार्सिटी बोलते हैं। तो सोसाइटी में रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है और एक ग्रुप जब स्ट्रगल करता है रिसोर्सेज के ऊपर हक पाने के लिए, क्योंकि दूसरे ग्रुप ने उन रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रखा, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स ग्रुप का पूरा कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर और वाई ग्रुप वालों को कुछ नहीं मिल रहा, अब वाई ग्रुप वाले स्ट्रगल कर रहे हैं रिसोर्सेज को पाने के लिए, तो एक्स ग्रुप वालों के साथ उनका कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट किस बेस पे होते हैं, क्लास के बेस पे भी हो सकते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास में, कास्ट में भी, ट्राइब में भी हो सकते हैं, जेंडर बेसिस पे भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ वुमेन वांट टू डू जॉब बट द सोसाइटी इज रेजिस्टिंग हर और बाउंडिंग हर की फॉर इन द सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कि घर में रहना है, काम करना है, लाइक दैट, तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एथनिसिटी के बेस पे भी हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट चेंज इन नेचर एंड फॉर्म एट डिफरेंट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। समाज के अलग अलग स्टेज पे डेवलपमेंट के कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं चीज़ें में, क्योंकि वही बात है, एक वक्त में सबको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। तो अगर सोसाइटी में कुछ लोग किसी डेवलपमेंट से खुश हैं तो मे बी उस टाइम दूसरे लोग ना खुश हों, उनको प्रॉब्लम्स हों, तो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सोशल चेंज एंड ग्रेटर असर्शन ऑफ क्रेटिक राइट बाय डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप मेड द कन्फ्लिक्ट मोर विजिबल। जब समाज बदल रहा होता है और जो डिस्क्रिमिनेटेड या डिसएडवांटेज ग्रुप है उसको भी समाज में इक्वल अधिकार चाहिए मिलने लगते हैं और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट हमें आसानी से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे आज़ादी के वक्त हुआ था हमारे देश के अंदर, कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे एक ग्रुप, एक रिलीजन के लोगों के दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ। कन्फ्लिक्ट अपीयर्स एज अ डिस्कॉर्ड और ओवर्ट। कई बार कन्फ्लिक्ट ओपनली होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ओवर्ट, खुले तौर पे एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, या फिर कोवर्ट भी हो सकते हैं, जब वो क्या हों, मतलब बैठ के सलाह मशवरा कर लें और चीज़ों के ऊपर सॉल्यूशन निकाल लें। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन कन्फ्लिक्ट, इनवॉलेंट्री कोऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस। वही बात है, बैठ के चीज़ों के ऊपर अगर सलाह मशवरा हो जाए तो चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल सकते हैं।
तो उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वेरीज़ हैं रिलेटेड टू द चैप्टर या कोई टॉपिक से, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसके आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, इस देश के लिए अच्छा कीजिए, समाज को अच्छा बनाइए और अपना भी अस्तित्व समाज के अंदर स्थापित करिए। यही हमारी मनोकामना है और जीवन में खूब तरक्की कीजिए और इस देश की बेहतरी के लिए भी, इस देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद स्टूडेंट।